डियर स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री से रिलेटेड यह मेरा तीसरा वीडियो है। आप कृपा करके फर्स्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप तीसरे वीडियो पर आएँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक व्यवहार और प्रारंभिक प्रविष्टि के बारे में समझाऊंगा। देखिए, बैंक व्यवहारों का लेखा करना। बैंक अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता होता है, अर्थात यदि बैंक पाने वाला है तो हमें उसे डेबिट करना है और यदि बैंक देने वाला हो तो हमें उसे क्रेडिट करना है। बैंक में खाता खुलवाने पर या बैंक में कभी भी कैश अर्थात नगद जमा कराने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक को डेबिट क्यों किया? यह व्यक्तिगत खाता है, अब यह पाने वाला है इसलिए हमने डेबिट किया। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, वास्तविक अकाउंट है, और कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया। फिर हमारा बैंक से कार्यालय के लिए रुपया निकालने पर, कैश अकाउंट हमारा वस्तुगत खाता है अर्थात वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, तो कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? बैंक देने वाला है इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। बैंक से निजी प्रयोग के लिए रुपया निकालने पर, निजी प्रयोग मतलब व्यापार का जो स्वामी है उसने अपने निजी प्रयोग के लिए रुपया बैंक से निकाला है, तो उसके लिए एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ड्राइंग लिखा है हमने, क्यों लिखा है? क्योंकि व्यापार के स्वामी के खाते को कैपिटल या ड्राइंग से संबोधित करते हैं। इसके स्थान पर बहुत से लोग कैपिटल अकाउंट को भी डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक आप कर सकते हैं। माल खरीदा व चेक से भुगतान किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले मैं बता चुका हूँ कि परचेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, चाहे नगद खरीदें या उधार खरीदें। अब यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, बैंक देने वाला है क्योंकि चेक से भुगतान हो रहा है, तो बैंक देने वाला है इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। हमने कोई असेट्स परचेस की और चेक से उसका भुगतान किया, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यदि मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक आप करेंगे। असेट्स खरीदने पर एक बात ध्यान रखें कि असेट्स को लाने व लगाने में जो भी एक्सपेंस होता है उसे उस असेट्स के नाम से ही लिखते हैं, उस असेट्स के नाम से ही लिखते हैं या उसी में हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन दिल्ली से 50,000 रुपये में खरीदी और उसको लाने में 5,000 रुपये व्यय किए, तो 50 और 5 कितने हो गए? 55, और उससे 2,000 रुपये हमने लगाने में एक्सपेंस किए, तो 57,000 मशीन की लागत होगी। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 57,000 टू, यदि आपने कैश परचेस की है कैश में तो कैश लिख देंगे, चेक से की है तो बैंक लिख देंगे, और यदि उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिससे हमने उधार खरीदी है। ये बात का ध्यान रहे कि असेट्स को लाने व लगाने में जो भी एक्सपेंस होता है उसे हमें उस असेट्स के नाम से ही लिखना है। लेनदारों को चेक से भुगतान किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ क्रेडिटर्स का नाम होगा तो आपको नाम लिखना है। बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक आपको लिखना है। इंटरेस्ट खर्चा है, बैंक आपका उतनी राशि से कम हो जाएगा। फिर बैंक द्वारा जमा पर ब्याज देने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। हमारी जमा पर बैंक क्या कर रहा है? ब्याज दे रहा है, इसलिए ये इनकम हो गया, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस था इसलिए हमने डेबिट किया था। किसी ग्राहक से
चेक या ड्राफ्ट प्राप्त हो तथा उसी दिन बैंक में जमा करा दिया जाए। उसी दिन, सेम डे को यदि हम बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का जो भी नाम है, हमारे कस्टमर का जो भी नाम है, वो नाम हमें यहाँ लिखना है। जैसे मोहन से प्राप्त हुआ, उसी दिन जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। फिर एक किसी ग्राहक से चेक ड्राफ्ट प्राप्त हो और उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराएं। इस बात का ध्यान रखें, नहीं कराया उसी दिन, हमने उस दिन जमा नहीं कराया, किसी और दिन जमा कराएं। तो क्या करेंगे हम, यदि उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराएं तो कैश प्राप्त हुआ यह मानकर प्रविष्टि करेंगे। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसको बहुत से लोग चेक इन हैंड भी लिख देते हैं। अब उपरोक्त चेक जिसकी हमने एंट्री कैश मान के की थी, उपरोक्त चेक या पूर्व प्राप्त कोई चेक हो उसे हम बैंक में जमा कराएं तो यह मानेंगे कि हमने कैश जमा कराया है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है हमारा बैंक में जमा किया गया चेक अनादरित हो जाए। अनादरित मीन्स डिसऑनर हो जाए, चेक बाउंस हो जाए। तो जिसने हमें ऐसा रद्दी चेक दिया है उस व्यक्ति के नाम को हम डेबिट करेंगे कि भैया तेरा पैसा हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो पाया, हमने तुझे क्रेडिट कर दिया था, उसी राशि से हम तुझे अब क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्रेडिट कर देंगे, हमने पहले डेबिट कर दिया था, अब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इस बंदे को हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट कर देंगे, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। किसी ग्राहक द्वारा सीधे हमारे ही खाते में राशि जमा कराने पर तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैंक पाने वाला हो गया और हमारा डेटर्स या कस्टमर हमें देने वाला हो गया, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। बैंक अपनी सेवाओं के लिए बैंक व्यय वसूल करता है, तो यदि बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री हमारी बैंक व्यवहारों से संबंधित है। अब परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है लेकिन निम्न दशा में क्रेडिट होगा। क्यों भाई, क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बिना प्रतिफल प्राप्त किए माल व्यापार से चला जाता है और हमारे वस्तुगत खाते का नियम क्या है, व्यापार में जो भी वस्तु या संपत्ति आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। माल का आहरण कर लिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। आहरण शब्द आया मतलब निजी प्रयोग के लिए स्वामी ने व्यापार से माल निकाल लिया है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल का आपने दान कर दिया, डोनेशन कर दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे। माल मुफ्त नमूने में वितरित कर दिया तो फ्री सैंपल अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे, फ्री में चला गया। इसी प्रकार से हम किसी कर्मचारी को भी सैलरी के रूप में माल दे सकते हैं, तो एक एंट्री और पास कर सकते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल की चोरी हो जाए, आग से नष्ट हो जाए या अन्य किसी कारण से हानि हो जाए तो हमें उसका रीज़न देना पड़ता है कि लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी, आग से हुआ है तो फायर, अर्थक्वेक भूकंप से हुआ है तो ऑब्लिक में अर्थक्वेक लिख देंगे, टू परचेस अकाउंट। यदि हमारे माल का बीमा था तो उतनी राशि से हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे और इस लॉस बाय थेफ्ट को या फायर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर बीमा कंपनी ने कम दावा स्वीकार किया है और हमें राशि दे दी लेकिन दी पूरी नहीं दी, कम दी, तो जितनी दी है उतनी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और जितनी नहीं मिली वो हमारी हानि हो गई और इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे मानिए आपके 10,000 का माल लॉस बाय थेफ्ट हो गया या फायर हो गया, तो आपने लिखा लॉस बाय फायर 10,000 टू परचेज 10,000। माल का बीमा है तो हमने सोचा हमें तो बीमा कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, तो हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, हमें कोई हानि नहीं हो रही है।
यदि बीमा कंपनी पूरा दावा स्वीकार कर लेती है तो ये एंट्री पास की जाएगी। यदि बीमा कंपनी ने कम दावा स्वीकार किया, उसने बोला नहीं भैया हम तो आपको कितने देंगे, मात्र 8,000 रुपये देंगे, तो नगद में कितने दिए उसने, 8,000। इंश्योरेंस कंपनी को हमने कितने से डेबिट कर रखा है, 10 से, 10 से क्रेडिट कर दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000 का माल हमारा नष्ट हुआ है, बीमा कंपनी से 8,000 रुपये मिले हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 में से 8 गए तो 2। ये हमारा क्या है, लॉस है, जो हमने डायरेक्ट P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से हम लॉस बाय फायर की एंट्री करते हैं। फिर एक एंट्री होती है हमारी प्रारंभिक प्रविष्टि, ओपनिंग एंट्री। क्या होती है ओपनिंग एंट्री, व्यापार हमारा पहले से ही चल रहा है, तो पिछले वर्ष के शेष होंगे। कौन से खातों के, व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के शेष होते हैं। उनको चालू वर्ष मतलब करंट ईयर में लाने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे ही हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी और टू कैपिटल, मतलब सारी असेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटी और कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कभी असेट दी हो, लायबिलिटी भी दी हो, कैपिटल भी दी हो, और यदि क्रेडिट साइड डिफरेंस आ जाए तो उसे नाम दिया जाता है कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर को। कभी क्रेडिट के टोटल ज़्यादा हो इधर के और असेट्स कम की हो और यहाँ पर मिसिंग फिगर हो, तो उसको नाम दिया जाता है गुडविल। ये बाद में आप किसी क्वेश्चन में समझेंगे, अभी तो आप इतना ध्यान रखें कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर एक एंट्री होती है हमारी लाइव स्टॉक की, ये एंट्री लिखना रह गई है, मैं इसे बता देता हूँ। लाइव स्टॉक क्या होता है, हम व्यापार में हमारी सहायता के लिए बैल, घोड़ा, खच्चर या ऊंट खरीद लेते हैं और ऊंट गाड़ी में लगाकर इसे चलाते हैं। तो यदि बैल, ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि व्यापार में सहायता के लिए खरीदा जाता है तो उसके लिए एंट्री की जाती है लाइव स्टॉक। जैसे मान लीजिए 10,000 का हमने घोड़ा खरीदा, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे हॉर्स अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते आप। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का घोड़ा खरीदा, व्यापार में सहायता के लिए खरीदा आपने, तो आप लिखेंगे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि आपने कैश चुकाया तो कैश लिखेंगे 10,000, तो आप लिखेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। मान लो कुछ समय बाद ये घोड़ा मर गया और उसकी खाल को बेचने से हमें कुछ रुपए प्राप्त हुए, जैसे मान लो 3,000 रुपये प्राप्त हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक कितने का था हमारा, तो 10,000 का था, 10,000 का था और यहाँ मिले कितने, 3,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा, 10 में से 3 जाते तो कितने बचते हैं, 7,000। ये हमारा लॉस ऑफ लाइव स्टॉक है, जिसे आप डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है हमारा लाइव स्टॉक का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताऊंगा। यदि इसमें कुछ पॉइंट छूट गए तो मैं क्वेश्चंस में कवर करूंगा। आप आगे के वीडियो को ध्यान से देखें।